एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिज़िक्स के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपकी क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। ये टॉपिक जो है आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपका, अगर मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूं तो ये टॉपिक आपका वहाँ इन्वॉल्व होता है जहाँ पे आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। आप ये वाला जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये आपने न्यूटन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, और ये आपका आगे चल के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी आया होगा आपके सेम क्लास 11th में। एंड आपका यहाँ इस वाले भी आपके कोई बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स और क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ये टॉपिक जो होगा आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा आगे। ओके, तो ये टॉपिक वैसे सब होता क्या है एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपको इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं तो ये होती है आपकी, दिस प्रिंसिपल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है एज इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, जैसा कि मैं आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ का कुछ एग्जांपल दूं, वेक्टर क्वांटिटीज़, तो मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं तो एक तो हो गई आपकी फोर्स, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। आपका एक्सेलरेशन, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, या फिर आगे चल के आपकी मैग्नेटिक फोर्स आएगी। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से, क्योंकि देखो फोर्स क्या है, फोर्स तो है ही वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी जो अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर एक्सेलरेशन हो गया, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। एंड इसी वेक्टर क्वांटिटी को जब हम टोटल सम करते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में अगर मैं आपको एक डिफरेंस मुझे आपको समझाना पड़ेगा। जो मान लो एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है ना। ओके, तो मान लो अगर एक कार थी, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। मैंने उसकी इंक्रीज़ करके 3 किलोमीटर पर आवर जो थी इंक्रीज़ कर दी, तो उसकी टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी जो टोटल हो जाएगी वो आपकी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली इसे ऐड कर दिया। या फिर मान लो मास होता है ना, मैंने 1 किलो शुगर ली, शक्कर जिसे हम कहते हैं, शक्कर या चीनी, फिर मैंने वापस 2 किलो और ली सेम शुगर, है ना, तो टोटल कितनी हो गई, 3 किलोग्राम हो गई, है ना। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम डायरेक्टली कांट बी एडेड, इन्हें हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्या होता है, डायरेक्शन होती है। और जहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो हमें जब उन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने के साथ साथ हमें उनकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन से बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ये आपका एक Q0 चार्ज है ना, ये आपका एक चार्ज है Q0। ओके, जब भी आपको Q0 चार्ज गिवन हो तो आप समझ जाना, जो Q0 होता है ना, ये एक यूनिट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 कूलम 1 होगा, है ना। और पॉजिटिव का मतलब ये एक तरह से पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मान लो ये Q0 चार्ज है, इसके यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसके यहाँ पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके नीचे एक Q3 चार्ज रखा हुआ है। Q1 चार्ज आपका पॉजिटिव है, Q3 चार्ज आपका नेगेटिव है, और Q2 चार्ज आपका ये भी पॉजिटिव है। तो अब जैसा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट या फिर अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्ट किसके थ्रू करते हैं, ये अट्रैक्ट बाय फोर्स के थ्रू ही तो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव Q0 तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव होगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि Q0 पर Q1 की वजह से कितनी फोर्स है। अगर मैं बताऊं, ये जो डिस्टेंस है
ये x है ना, ये डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच में x है, और इन दोनों के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी x है। तो F1 मैं फाइंड कर रहा हूँ, मतलब Q0 के ऊपर Q1 की वजह से कितनी फोर्स है। मैं जो आपको फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, कूलम्स फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे R क्या है, X है। K तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि वो एक तरह से कांस्टेंट होता है। Q1 की जगह पे तो Q1 आ जाएगा और Q2 की जगह पे आपका Q0 आ जाएगा। ये क्या हो गई, ये F1 हो गई। ओके, सिमिलरली जो F2 होगी वो क्या आएगी, K Q2 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये क्या आ गई, ये F2 आ गई। और जो F3 आएगी वो क्या आएगी, K Q3 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो आपकी जो F1 है, दोनों Q1 पॉजिटिव है, Q0 भी पॉजिटिव है, तो F1 आपकी कौन सी फोर्स होगी, ये आपकी रिपेलिंग फोर्स होगी। ओके, जो F3 फोर्स है, Q0 पॉजिटिव Q3 नेगेटिव, ये आपकी कौन सी फोर्स होगी, ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ओके, जो आपकी ये F2 फोर्स है, Q2 की वजह से दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपकी रिपेलिंग फोर्स होगी। ये आपकी कौन सी फोर्स होगी, ये आपकी रिपेलिंग फोर्स होगी। ओके, तो ये जो मान लो मैं Q0 चार्ज दिखा रहा हूँ, ओके, अब मैं मुझे इसके ऊपर फोर्स दिखानी है। Q1 Q0 को दूर फेंकेगा, तो ये कौन सी आ गई आपकी, F1 फोर्स आ गई। Q2 Q0 को भी इधर दूर फेंकेगा, ये कौन सी फोर्स आ गई आपकी, F2 आ गई फोर्स। लेकिन Q0 और Q3 ये दोनों एक दूसरे को ट्रैक करेंगे तो Q3 इसे नीचे खींचेगा, है ना। ये कौन सी फोर्स आ गई आपकी, F3 फोर्स आ गई। तो ये जो Q0 है, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 3। अब मुझे ये पता करना है कि नेट फोर्स कितनी होगी Q0 पर। ओके, Q0 के ऊपर नेट फोर्स पता करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब जो F1 फोर्स होगी ना वो खाली Q1 पे डिपेंड करेगी। जो F2 फोर्स होगी, मतलब Q1 और Q0, क्योंकि Q0 के ऊपर तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो दूसरा चार्ज क्या है, Q1 है। अगर मैं Q1 को बदलूंगा तो F1 बदल जाएगी। F2 फोर्स जो होगी वो Q2 के ऊपर डिपेंड करेगी, और F3 फोर्स जो होगी वो Q3 पे डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो अगर मैंने Q2 को चेंज करा तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि F1 चेंज, इसका मतलब ये नहीं होगा कि F1 चेंज हो जाएगी और F3 चेंज। मतलब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि Q1 कौन सी फोर्स लगा रहा है, F1, Q2 कौन सी फोर्स लगा रहा है, F2, और Q3 कौन सी फोर्स लगा रहा है, F3। तो ये क्या है ना, ये फोर्सेस अपने अपने रिस्पेक्टिव चार्जेस पे डिपेंड करती हैं, और कोई दूसरा चार्ज बदलने से या कोई दूसरा चार्ज सिस्टम में ऐड करने से ये जो इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं F1 F2 F3, या फिर मान लो कोई Q4 चार्ज हुआ तो वो नहीं चेंज होंगी। चेंज क्या होगा, अब हमें ये पता करना है। Q1 Q2 Q3, अगर मैं Q1 को चेंज करूंगा तो F1 चेंज होगी, ये दोनों चेंज नहीं होंगी। अगर मैं Q2 को चेंज करूंगा तो F2 चेंज होगी, ये दोनों नहीं होंगी। अगर मैं Q3 को चेंज करूंगा तो F1 चेंज होगी, F2 चेंज होगी, F3 चेंज होगी, ये दोनों नहीं होंगी। ओके, तो ये मतलब F1 को चेंज करा तो Q1 को चेंज करा, F1 चेंज हो जाएगी, ये दोनों नहीं होंगे। ये आपका पहला केस। दूसरे केस में मैंने Q2 को चेंज करा तो ये आपकी चेंज हो गई, F1 F3 चेंज नहीं हुई। तीसरे केस में मैंने Q3 को चेंज करा, ये आपकी चेंज होगी, ये दोनों चेंज आपकी नहीं होंगी। लेकिन चेंज क्या होगा, F नेट चेंज होगा। मतलब कि Q0 पर ये जो Q0 चार्ज है ना, इसके ऊपर टोटल नेट फोर्स कितनी लग रही है, ये कब चेंज होंगी, ये तब चेंज होंगी जब मैं Q1 चेंज करूँ, Q2 चेंज करूँ, Q3 चेंज करूँ। क्यों, क्योंकि ये जो F नेट होगा ना, ये F1 F2 F3 का क्या होता है, एक तरह से वेक्टर सम होता है। क्या होता है, वेक्टर सम होता है। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। F नेट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है तो ये होगा आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। एक्चुअली ये क्या है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये क्या है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पार्ट है कि जो फोर्स होगी वो अपने रिस्पेक्टिव चार्ज पे डिपेंड करेगी और किसी दूसरे की वजह से चेंज नहीं होगी। और जब मुझे टोटल निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकता हूँ। ओके, लेकिन क्या होगा ना, ये दो पर ही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये ये ऐसा था, ये Q0 था, इसको पर ही नीचे F3 लग रही थी, F1 आपकी इस साइड लग रही थी, F2 आपकी इस साइड लग रही थी। ये आपकी Q1 चार्ज था, ये आपका Q2 चार्ज था और यहाँ पे आपका Q3 चार्ज था। अब मैं कह रहा हूँ कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका Q के बराबर है। किसके बराबर है? Q के बराबर है। तो मैं अब आपको फोर्स कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे आएगी। देखो F1 कितनी आएगी, K Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर था, है ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लगाऊं तो K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, F2 कितनी आएगी, अगर सिमिलरली K Q2 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगी K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली F3 कितनी आएगी, K Q3 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब मैं Q3 की वैल्यू रखूंगा जो है आपकी K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि F1 F2 F3 ये क्या है, ये तीनों की तीनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि Q1 Q2 और Q3 इन दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने Q के बराबर रख दिया था। जो Q0 चार्ज था वो तो था ही कांस्टेंट, और जो डिस्टेंस था R जो था वो भी x था। तो ये जो तीन फोर्सेस आ रही हैं F1 F2 F3 ये क्या आ रही हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। F1 कौन सी है? रिपेलिंग है। F2 ये भी रिपेलिंग है क्योंकि Q0 तो आपका था ही पॉजिटिव, Q1 Q2 आपके पॉजिटिव थे, Q3 आपका नेगेटिव था, Q0 आपका पॉजिटिव था। तो ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। कौन सी फोर्स आ जाएगी आपकी? ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। तो ये आपका था Q0 चार्ज, यहाँ पे एक फोर्स लीडर लगी, ये आपकी लग रही थी F1, ये आपकी लग रही थी F2, ये आपकी लग रही थी F3, है ना। तो देखो F2 F1 F3 ये दोनों, F1 इस साइड लग रही थी, F2 इस साइड लग रही थी, लेकिन क्या है F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स F3 तो है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर तो है ना। तो आपकी क्या होगा कि F1 Q0 पे इस साइड उतना ही फोर्स लगा रहा है, जो Q1 चार्ज है वो Q0 पर उस साइड इतना ही फोर्स लगा रहा है जितना Q1 जो Q2 चार्ज है वो Q0 पर दूसरी डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर कैंसिल कर देंगी, मतलब कि जो Q0 है ये आपका, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या था कि यहाँ पे आपका Q1 चार्ज था, यहाँ पे आपका Q2 चार्ज था। Q1 चार्ज ने इधर कौन सी फोर्स लगाई, F फोर्स लगाई, जिसकी वैल्यू इतनी थी। Q2 चार्ज ने भी इतनी ही फोर्स लगाई। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। बची कौन सी फोर्स, ये नीचे फोर्स F बचेगी, कौन सी, F3। इसकी क्या वैल्यू थी, K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो Q0 चार्ज होगा वो नीचे आ जाएगा, किसकी तरफ आएगा, Q3 की तरफ आएगा। जो Q0 चार्ज होगा ना वो Q3 की तरफ आ जाएगा। ओके, तो इससे जो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, ये सिस्टम, जब एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, व्हेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी चार्जेस इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट टोटल फोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी चार्जेस, मान लो एक सिस्टम है उसमें आपके बहुत सारे चार्जेस हैं, तो क्या करेगा, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ये एक, हमने मान लो एक चार्ज है Q0 चार्ज है और ये बहुत सारे सिस्टम्स, इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये सब चार्जेस जो होंगे Q0 पर एक फोर्स लगाएंगे, लेकिन सबकी अलग अलग डायरेक्शन होगी, अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा। तो सुपरपोजिशन क्या करता है, ये जो Q0 चार्ज होगा इसके ऊपर F नेट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है।
इसके ऊपर एफ नेट होगी ना, टोटल नेट फोर्स जो होगी वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। लेकिन हमारे पास एक्चुअली दो ही फार्मूलाज होते हैं। एक तो फार्मूला है, अगर मुझे एफ नेट कैलकुलेट करना है तो मैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये खाली तब काम करेगा जब हमें दो फोर्सेस होंगी, मुझे उनका मैग्नीट्यूड पता होगा। तो मैं क्या करूँगा कि F1 इसकी होगी, F2 ये कौन सा चार्ज है, ये आपका चार्ज है Q6 है, तो इसकी F6 होगी, इसकी F5 होगी, F4 होगी, F3, F2 और आपकी F7। तो मैं क्या करूँगा, कोई दो को ले लूँगा, उनका नेट सम निकालूंगा, तो एक नई बनेगी, फिर मैं Q5 और जो नेट नई जो इन दोनों के नेट से आएगी उसका सम करके निकालूंगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये तो आपको तभी काम करेगा जब आपको दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड गिवन हो। लेकिन अगर मैं एक तरह से एफ नेट मैग्नीट ऐसा करके दिखाऊं, तो ये F1 वेक्टर का सम प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 Fn, मतलब मान लो जितनी भी होंगे, जैसे इस केस में कितने हैं, इस केस में 7, यहाँ पे 7 है ना चार्जेस, तो ये कितनी हो जाएगी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7, मतलब 7 फोर्सेस का हमें कौन सा सम करना पड़ेगा, हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम हम कैसे करते हैं, वेक्टर सम करने के लिए हमें दो का पहले वेक्टर करना पड़ता है, और फिर जो नेक्स्ट वाली होगी, जो टोटल आएगा, पहला वाले का टोटल करके आएगा, फिर नेक्स्ट वाली का करके आएगा, तो हमें फिर से उसका करना पड़ेगा। तो जो एफ नेट मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड निकालने का है। और जैसा कि आपको पता होगा कि कॉस थीटा की अगर मैं आपको टेबल बना दूं, तो आपका कौन कौन सा एंगल होता है, एक आपका होता है 90 होता है आपका, है ना, 90 डिग्री होता है। 90 से पहले आपका आता है 60 डिग्री आता है, 60 से पहले आपका 45 आता है, 45 से पहले आपका एक एंगल आता है 30, और एक आपका होता है 0। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, कॉस 90 की 0 होती है, कॉस 60 की 1/2 होती है, कॉस 45 की 1/√2 होती है, और कॉस 30 की √3/2 होती है। ओके, इसका मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ये एक चार्ज था, है ना, Q0 करके एक चार्ज था, इसके ऊपर आपकी 3 फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 3। ओके, ये आपकी फोर्स है F1, ये आपकी फोर्स है F2, ये आपकी फोर्स है F3। F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, और F3 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। ओके, ये जो एंगल है 90 है, ये एंगल जो है ये भी 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है ना। तो अब मुझे इसके ऊपर Q0 के ऊपर एफ नेट पता करनी है। क्या पता करनी है, एफ नेट पता करनी है। तो मैं एफ नेट कैसे पता करूंगा, पहले मैं इन दोनों का वेक्टर सम करूंगा, एफ नेट 1, इन दोनों का जो मैं नेक्टर से 1 या फिर 1 2 कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेट फोर्स निकाल रहा हूँ मैं वो F1 और F2 का निकाल रहा हूँ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 और कॉस 90 की वैल्यू आपकी होती है 0, तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 100, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। और जब मैं इसे निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10√2। अब ये जो 10√2 होगी ना, ये इन दोनों के बिल्कुल बीच से जाएगी, बिल्कुल बीच से, मतलब बिल्कुल ही बीच से। तो इतना, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ये एंगल आपका 45 हुआ, ये एंगल आपका 45 हुआ। अब ये कौन सी एफ नेट कौन सी आ गई, ये एफ नेट 1 2 आ गई। अब मुझे इसका और इसका निकालना है, तो मैं इसका क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है देख पा रहे होंगे आप, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये 90 प्लस 45 कितना हुआ 135 हुआ ना, 90 प्लस 45 135 हुआ। तो इसकी कितनी आएगी एफ नेट, जो मैंने 1 2 और 3 इनका नेट जो आएगी वो कितनी आएगी, फिर से वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, अंडर रूट करेंगे हम, है ना। F1 मान लो मैं इसे लेके चल रहा हूँ 10√2 का होल स्क्वायर, F2 कितना है 10 ही होगा वो, तो 2 10√2 10 कॉस 135।
इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या है ना, आपको कॉस की वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, तब जाके ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100, और जब मैं √2 को स्क्वायर करूँगा वो 2 होगा, तो ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका 100 रहेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 10 10 200, 200 इंटू 2 400, 400 √2। और आपकी कॉस 135 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 135 होता है आपका, कॉस 135 को मैं 90 + 45 ऐसे करके लिख सकता हूँ। और अगर आपको याद हो कि अगर कहीं पे कॉस 90 + थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 200 + 100 + 400 √2 कॉस, ये आपका आ जाएगा साइन 45। 200 + 100 ये आपका 300 हो जाएगा, 400 √2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, √2 से √2 कैंसिल होगा, ये आपका रह जाएगा 700 अंडर रूट में, और टोटल आ जाएगी आपकी 10√7, 10√7 आ जाएगी। ओके, ये आपकी आ जाएगी एफ नेट। तो आपकी एफ नेट कितनी आ गई, आपकी एफ नेट आ गई 10√7 आ गई। ओके, तो आज के लिए ये टॉपिक ही आपका काफ़ी है, एंड आप इसके क्वेश्चंस एक बार ट्राई करना। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके वेक्टर सम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो इसमें आपको एक तो वेक्टर का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपको डायरेक्शंस की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और आपको जो थीटा होता है ना, थीटा के केस में एक साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ये 10 क्लास में आपको साइन जैसे 0 30 45 60 90 135 180 360, ये वैल्यूज जो होती है ना बहुत कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, और ये रिपीटेडली आती रहती हैं क्वेश्चंस में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड नेक्स्ट क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।